हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, बताइए आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम्स कैसे जा रहे हैं। मुझे आशा है कि सब लोगों के पेपर्स अच्छे जा रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में आपने अच्छा प्रदर्शन किया है और मेरे द्वारा जो भी मॉडल पेपर सॉल्व करवाए गए हैं उनसे आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद हुई होगी। काफ़ी हद तक आपको क्वेश्चन वहाँ देखने को मिले होंगे, है ना। तो मैंने पेपर्स आपके देखे थे, उनके हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपकी हेल्प हो रही है। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट वगैरह कर सकते हो, लाइक वगैरह कर दिया करो वीडियो को और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी बच्चों तक शेयर करो ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ सकें, ठीक है ना। तो बिना देरी किए अपना मॉडल पेपर आज विज्ञान सब्जेक्ट का करते हैं, साइंस का, जो कि आने वाली एग्ज़ाम में यह क्लास आपकी काफ़ी हद तक मदद करेगी, ठीक है। रिवीजन यूँ ही बनाए रखिए, एक बार इस क्लास को देख करके एग्ज़ाम में जाना ताकि आप लोग अच्छे से अपना पेपर कर सको और आपको भी लगेगा कि रियल में सर ने बताया वो उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मिले हैं आपको, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मल्टीपल चॉइस वाला पहला क्वेश्चन है, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को रोकता है तो कौन रोकता है। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वाल्व रोकता है, ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेत का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है। तो कहाँ पर होता है, संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है, ये होता है तंत्रिका कक्ष पर, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, मानव में मस्तिष्क का कार्य है, मानव के मस्तिष्क का क्या क्या कार्य है। तो प्यारे बच्चों, मानव मस्तिष्क का कार्य सोचना भी है, संतुलन बनाना भी है और हृदय स्पंदन करना भी है। तो यहाँ पर जो अपना ऑप्शन है द करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, RRY जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा, गोल हरा, झुर्रीदार पीला, गोल पीला या झुर्रीदार हरा। तो यहाँ पर जो अपना ऑप्शन करेक्ट होने वाला है वो है गोल पीला, ठीक है ना। मेंडल के द्विसंकर क्रॉस के अनुसार, ठीक है ना, मेंडल वाले सिद्धांत के अकॉर्डिंग है ये। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, आपतन कोण का मान कितना होता है। तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण से ज़्यादा होता है, परावर्तन कोण के समान होता है, परावर्तन कोण से कम होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपना जो आंसर करेक्ट होने वाला है वह कौन सा है, परावर्तन कोण के समान होता है, यानी ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, बाह्य आघातों से आँख की सुरक्षा कौन करता है। आँख की सुरक्षा कॉर्निया करता है, परितारिका करता है, रक्त पटल करता है या श्वेत पटल करता है। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, श्वेत पटल करता है, यानी स्क्लेरा। क्योंकि बाहर आँख का बाहरी जो सफ़ेद हिस्सा होता है ना, उसे श्वेत पटल कहते हैं, जो आँख की आंतरिक संरचना को बाहरी आघातों से बचाता है, ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा, 1 वोल्ट होगा, 2 वोल्ट होगा, 3 वोल्ट होगा या 4 वोल्ट होगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों अपना जो आंसर करेक्ट होने वाला है वो हो जाएगा 1 वोल्ट, ठीक है ना। 1 वोल्ट यहाँ पर अपना आंसर होने वाला है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। चालक तार की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर करेक्ट है वो हो जाएगा स, उपरोक्त दोनों, ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, वातावरण में लोहे की ऊपरी जो भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं। तो इसको अपचयन कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, विकृत गंधिता या द्विस्थापन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो अपना ऑप्शन करेक्ट होने वाला है वो है ब, संक्षारण कहते हैं, यानी लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं, ठीक है ना। वो ही उसे ही हिंदी में संक्षारण भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है अपना अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया दे रखी है आपको, 2CH3COOH प्लस Na2CO3। तो उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक ए है,
तो कौन सा है यहाँ पर अपना आंसर जो करेक्ट होने वाला है वो क्या होगा? तो यहाँ देखो ऑप्शन दे रखे हैं CH3CO, और कौन सा आंसर सही होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जो अपना आंसर हो जाएगा जो वो है ऑप्शन बी 2CH3CONA। तो ये अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, धातुएं संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करता है? धातुएं संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करके किसका निर्माण करती है? ऋणायन का, धनायन का, या धनायन और ऋणायन दोनों का, या किसी भी एक का निर्माण कर सकता है? तो यहाँ पर प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा धनायन। ठीक है ना। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है कि किस O3 किसका रासायनिक प्रतीक है? तो O3 अपना रासायनिक किसका प्रतीक है? ये ओजोन का है। ठीक है, ओजोन ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, दांतों का दंत से pH मान कितना होने पर शुरू होता है? 5.5 से कम होने पर, 6.5 से कम होने पर, 7.5 से कम होने पर, या 8.5 से कम होने पर? तो प्यारे बच्चों जब मुंह का pH 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों के इनेमल का क्षरण शुरू हो जाता है, जिसे दंत से कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ अपना जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 5.5 से कम होने पर। ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, पुष्प में नर जनन भाग का नाम क्या होता है? पुष्प में नर जनन भाग का नाम क्या होता है? अंडाशय, वर्तिकाग्र, पुंकेसर, या बाह्य दल? तो यहाँ पर प्यारे बच्चों अपना आंसर जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन स हो जाएगा, पुंकेसर। ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाया जाता है। विद्युत चुंबक बनाया जाता है कठोर लोहे का, नरम लोहे का, किसी भी प्रकार के लोहे का बनाया जा सकता है, या नरम और कठोर दोनों प्रकार के लोहे से ही नहीं बनाया जा सकता? तो यहाँ जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अपना जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब नरम लोहे का। ठीक है, नरम लोहे का विद्युत चुंबक बनाया जाता है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला है। तो लार में पाए जाने वाले एंजाइम को क्षारीय एमाइलेज कहते हैं। एमाइलेज कहते हैं। यहाँ पर अपना हो जाएगा एमाइलेज। ठीक है ना, एमाइलेज। ठीक है। इसके देखो, लार में पाए जाने वाले एंजाइम को लार एमाइलेज जिसे टाइलिन भी कहते हैं, जो स्टार्च को पचाने में मदद करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अपना ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है? प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसे एक इलेक्ट्रॉन आसानी से प्राप्त करने की अनुमति देता है। ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, मादा में अंडाशय की संख्या होती है। मादा में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो सामान्यतः मादा में अंडाशय की संख्या एक जोड़ी यानी 2 अंडाशय होती है। एक जोड़ी, और अंडाशय की बात करें तो 2 अंडाशय होते हैं। ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, नल के जल का pH मान कितना होता है? तो नल के जल का pH मान होता है 6.5 से 8.5। 6.5 से 8.5 के बीच होता है नल के जल का pH, जो कि पीने योग्य पानी के मानकों के अनुसार है। ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो जल का अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है। जल का जो अपवर्तनांक है वो 1.33 होता है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, वोल्टमीटर को सदैव परिपथ में संयोजित किया जाता है। तो संयोजित किस में, कौन से परिपथ में किया जाता है? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है ना। वोल्टमीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ताकि इसके माध्यम से न्यूनतम धारा प्रवाहित हो सके
और यह दो बिंदुओं के बीच के सही विभवांतर को माप सके। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? समांतर में, समांतर क्रम में। ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है कि सभी जो भी हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे व नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है वो क्या कहलाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्पादक हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अपना अति लघुत्रात्मक प्रश्न में आते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो, अपना पहला क्वेश्चन है दही में उपस्थित अम्लों का रासायनिक नाम लिखिए। दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम लिखना है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों अपना आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। यानी दही में सब में मुख्य रूप से लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया द्वारा दूध में किण्वन की प्रक्रिया से बनता है। जो कैसे बनता है? जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया द्वारा दूध में किण्वन की प्रक्रिया से बनता है। यानी दूध के जामुन लगा करके अपन दही बनाते हैं तब बनता है। ठीक है ना। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के संयोजन से बनने पर बनने वाले स्थिर द्विधारी यौगिकों के सूत्र देना है। Mg यानी मैग्नीशियम और Cl2। तो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम की बात की जा रही है। मैग्नीशियम की संयोजिता +2 होती है और क्लोरीन की संयोजिता होती है -1 होती है। यानी मैग्नीशियम की तो होती है +2 और क्लोरीन की होती है -1। स्थिर द्विधारी यौगिकों के बनाने के लिए एक मैग्नीशियम परमाणु 2 क्लोरीन परमाणुओं के साथ मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 बनाता है। तो ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है हीरा विद्युत का चालन नहीं करता। हीरा विद्युत का चालन नहीं करता, क्यों नहीं करता? तो अपना जो आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा वो क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण। ठीक है ना। हीरे में कार्बन के प्रत्येक परमाणु सहसंयोजक बंधों द्वारा 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से कसकर बंधे होते हैं, जिससे एक कठोर त्रिआयामी संरचना बनती है। इस संरचना में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होते हैं जो विद्युत धारा का चालन कर सकें। ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, जिसका अर्थ है कि इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? 6। ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वो न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? न्यूरॉन, जिसे तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है ये। यह संदेशों को प्राप्त करने, भेजने यानी संचारित करने और संसाधित करने के लिए विशेषीकृत होती है। ठीक है। स्पेशल किसके लिए होती है? यह संदेशों को प्राप्त करने, संदेशों को आगे भेजने और संसाधित करने के लिए होती है। ठीक है। इसके बाद अपना क्वेश्चन था प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि के द्वारा होता है? तो प्यारे बच्चों प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि द्वारा होता है? वो होता है बहुविखंडन विधि द्वारा। प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया परजीवी की बात की जा रही है। तो मलेरिया परजीवी में प्रजनन मुख्य रूप से बहुविखंडन नामक अलैंगिक विधि द्वारा होता है, जिसमें एक एकल कोशिका कई छोटी संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा r बराबर 2f या f बराबर r/2। r बराबर 2f या f बराबर r/2। ठीक है ना। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है मुख्य अक्ष की परिभाषा बताइए। मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या है?
तो यहाँ पर अपना आंसर जो करेक्ट होने वाला है वो हो जाएगा कि दर्पण लेंस के ध्रुव वक्रता केंद्रों यानी मुख्य अक्ष एक काल्पनिक सीधी रेखा है जो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है या लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है। तो केंद्र दर्पण या लेंस के ध्रुव प्रकाशीय केंद्र से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है? क्यों नहीं करती है? तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो दिशाओं का असंभव होना। क्यों नहीं करती? क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर दो दिशाओं का होना असंभव है। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होती हैं। यह संभव नहीं है क्योंकि किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की केवल एक ही परिणामी दिशा हो सकती है। ठीक है ना। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों की भूमिका लिखनी है, आपको रोल लिखना है। तो पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण, क्या आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पर कि पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों की क्या भूमिका है? पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण, यानी वियोजक जैसे बैक्टीरिया है, कवक है, मर्त पौधों और जानवरों के कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में विघटित करते हैं। यह प्रक्रिया पर्यावरण में पोषक तत्वों को पुनर्चक्रित यानी रिसाइकिल करती है और उन्हें मिट्टी में वापस मिला देती है, जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है। ठीक है ना। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है जो कि लघुत्तरात्मक क्वेश्चन हैं। ठीक है ना। तो ये होंगे, देखो, यौगिक और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने में किया जाता है। तो यौगिक को पहचानना है, अभिक्रिया का नाम लिखना है और इसकी अभिक्रिया भी लिखना है। ठीक है ना। तो देखो बच्चों, तो यहाँ पर जो यौगिक होगा ना, यौगिक और एल्यूमिनियम का जो उपयोग किया, एल्यूमिनियम और यौगिक का उपयोग पट्टियों के जोड़ने के लिए किया जाता है, वो तो होता है आयरन ऑक्साइड। ठीक है ना। यौगिक कौन सा होगा? आयरन ऑक्साइड। और अभिक्रिया का नाम बताना है तो यहाँ आप कर देना थर्माइट अभिक्रिया यानी थर्माइट रिएक्शन। इसके बाद आपको अगर अभिक्रिया भी लिखनी है तो Fe2O3 प्लस 2Al और ये हो जाएगा बनकर के जो रिएक्शन होगा वो होगा Al2O3 प्लस 2Fe प्लस हीट। ठीक है ना। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, विकृत गंधिता को समझाइए, एक्सप्लेन रेंसिडिटी। तो यहाँ पर जो अपना आंसर हो जाएगा, जब वसायुक्त या तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है तो वह उपचयित हो जाती है, जिससे उसका स्वाद और गंध बदल जाती है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। इसे रोकने के लिए खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं या नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है ना। यही क्या है? विकृत गंधिता। तो चार प्रकार्यात्मक समूहों को नाम बताना है, फंक्शनल ग्रुप्स के नाम बताने हैं आपको। तो यहाँ पर अपना जो आंसर करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो चार कौन कौन से हैं? एक तो हेलोजन जैसे क्लोरो और ब्रोमो, और एक हो जाएगा एल्कोहल, एक हो जाएगा एल्डिहाइड, और एक हो जाएगा कीटोन, और एक लास्ट एक और कर देना कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है ना। हेलोजन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, मेथिनॉल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन भी घातक हो सकता है। तो टिप्पणी करना है। तो मेथनॉल का जो सेवन है वो घातक होता है क्योंकि यह एक जहरीला पदार्थ है और शरीर में पाए जाने वाले यकृत मेथेनॉल को मेथेनेल में ऑक्सीकृत कर देता है, जो कोशिकाओं के घटकों के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है। इससे प्रोटोप्लाज्म जम जाता है, जिससे तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है और व्यक्ति अंधा हो सकता है और इससे मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है ना। इसीलिए घातक है। ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, पौधे के शरीर में पोषण कैसे होता है? पौधे के शरीर में पोषण कैसे होता है? तो पौधे के शरीर में पोषण होता है
पौधे स्वपोषी होते हैं और वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या एट का आंसर क्या होगा कि पौधे स्वपोषी होते हैं, वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, यानी भोजन और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। इस तरीके से पौधे के शरीर में पोषण होता है। ठीक है, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है कि सामान्य वृद्धि और लैंगिक परिपक्वता एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है। ठीक है ना, इसका आंसर देना है आपको। तो यहाँ पर 9 का जो आंसर हो जाएगा, सामान्य वृद्धि और लैंगिक परिपक्वता में अंतर बताना है। तो सामान्य वृद्धि की बात करें तो यह एक क्रमिक धीमी प्रक्रिया है जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता है, जैसे लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, और यह जीवन भर चलती रहती है ऐसे। और लैंगिक परिपक्वता होती है, यह यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी के दौरान होने वाले परिवर्तनों को संदर्भित करती है जो प्रजनन के लिए शरीर को तैयार करते हैं, जैसे द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकार है। यह एक निश्चित आयु सीमा में होती है लैंगिक परिपक्वता। इस तरीके से दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपको बनाना है मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो नामांकित में देखो मैं नाम बता देता हूँ, चित्र आप बना लेना। जैसे आपको मादा जनन तंत्र का एक स्पष्ट नामांकित चित्र बनाना होगा। तो उसमें आपको कौन कौन से मुख्य भाग दर्शाने हैं, जैसे अंडाशय, ओवेरीज, ठीक है ना, जहाँ अंडे पैदा होते हैं, जो अंडे पैदा करती है, और अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब, और यूटेरस का बना देना, गर्भाशय का, और सर्विक्स, गिरवा का, योनि, वजाइना का। तो इस तरीके से आप नामांकित चित्र में ये सब ये पॉइंट्स अंकित करके मादा जनन तंत्र का चित्र बना सकते हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरणें तिरछी आपतन के साथ प्रवेश करती है तो उनका मार्ग जो है वो दर्शाते हुए एक किरण आरेख बनाइए। तो हवा से पानी में बनाना है। तो किरण आरेख कैसा हो जाएगा, ये देखो, जब प्रकाश की किरणें हवा से पानी में तिरछी आपतन के साथ प्रवेश करती है तो वे अभिलंब की तरफ की ओर मुड़ जाती है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आपको बनाना है। तो किरण आरेख यह दर्शाता है कि जब प्रकाश की किरणें हवा से पानी में तिरछी प्रवेश करती है तो वे अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, जिससे अपवर्तन कोण आपतन कोण से छोटा होता है। ठीक है, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति क्या होती है। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति हमेशा दर्पण के पीछे, फोकस और ध्रुव के बीच, आभासी और सीधी होती है। प्रतिबिंबों की स्थिति कैसी होती है, उत्तल दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंबों की स्थिति क्या होती है, हमेशा दर्पण के पीछे, फोकस और ध्रुव के बीच, आभासी और सीधा और छोटा प्रतिबिंब हमेशा बनता है। ठीक है, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण बताने हैं आपको। तो रेखाओं के कौन कौन से गुण हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती है। ठीक है ना, चुंबक के बाहर जो भी होते हैं ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो इस तरीके से। और चुंबक के अंदर रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। बाहर की तरफ तो कैसे होती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकल करती है और दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती है, और अंदर की तरफ देखो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, जिससे एक बंद लूप बनता है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। एक ये गुण हो गया। दो गुण तो एक तो चुंबक के बाहर की बात की जाएगी, एक चुंबक के अंदर की बात की जाएगी, और तीसरा है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। 3 हो गए। और चौथा लिख देना कि जहाँ क्षेत्र रेखाएं घनी होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है, और जहाँ वे दूर दूर होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है कि आप शॉर्ट सर्किट से क्या समझते हैं, लघुपतन से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों इसमें आपको बताना है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है कि लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किट
जब होता है तब क्या होता है, ये कब होता है, जब विद्युत परिपथ में लाइव वायर और न्यूट्रल वायर सीधे संपर्क में आ जाते हैं। ऐसा अक्सर तारों के इंसुलेशन यानी खराब होने के कारण होता है। इससे परिपथ में विद्युत धारा अचानक बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिससे चिंगारी निकल सकती है और आग लगने का खतरा भी रहता है। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर ये हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट आप लोगों ने देखा होगा, घर में होता है ना कि भाई एक तो लाइव वायर होता है ना, जीवित तार, और एक होता है अपना न्यूट्रल वायर, वो दोनों सीधे संपर्क में आ जाते हैं ना, तो इंसुलेशन खराब होने के कारण तारों का इंसुलेशन खराब हो जाता है और उसकी वजह से परिपथ में विद्युत धारा अचानक से अधिक बढ़ जाती है और जिससे चिंगारी निकल सकती है और आग का लगना का खतरा भी रहता है। अब आगे अपना अगला क्वेश्चन है, जीवन में दैनिक जीवन में कोई 4 गतिविधियां सुझाएं जो पर्यावरण के अनुकूल हो। तो पर्यावरण के अनुकूल जो गतिविधियां हैं वो ये हैं कि एक तो है प्लास्टिक की थैलियों की बजाय कपड़े या जूट के थैलों का उपयोग करना चाहिए हमें। ठीक है ना, पर्यावरण के अनुकूल की बात की गई है ना, इको फ्रेंडली की बात की जा रही है। तो एक तो जाएगा कि प्लास्टिक की थैलियों को यूज करने की बजाय हमें कपड़े के थैले या जूट के थैले उपयोग करना चाहिए। अगला है पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, इसे बर्बाद होने से बचाना चाहिए। ठीक है, एक अगला हो जाएगा बिजली बचाना, जैसे उपयोग में न होने पर लाइट बंद कर देना, पंखे वगैरह जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं उनको बंद रखना। और एक कचरे को कम करना, पुनः उपयोग करना, और जैसे रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल जैसा काम करना कचरे का। ठीक है ना, तो कचरे को कम करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट घोल में मिलाया जाता है। ठीक है ना, क्या होता है तब, तो अभिक्रिया की पहचान करनी है अपन को। ठीक है ना, तो अभिक्रिया की पहचान कैसे करोगे। जिंक कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा और यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन है कि अपना अगला क्वेश्चन कौन सा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक धातु मिलाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक एक धातु है जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक है ना, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है कि संयोजन अभिक्रिया को समझाना है, एक उदाहरण देकर के विस्थापन अभिक्रिया को समझाना है एक उदाहरण देकर के। ये आप अपने हिसाब से कर लेना अपनी बुक वगैरह में, मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अपन साइंस के टीचर तो है नहीं। ठीक है ना, इंग्लिश वगैरह होती तो एक्सप्लेन कर देते आपको, फिर भी मैंने आप लोगों के पीछे वाले के क्वेश्चंस में काफ़ी मदद की है, तो बाकी ये मैं नहीं कर पाऊँगा। ये जो रिएक्शन वगैरह आपके सर ने सब ने करवाई होगी आपको, तो आप क्वेश्चन देख लो। ठीक है, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं। किन्हीं 2 पादप हार्मोन के नाम लिखना है और एक एक कार्य भी लिखना है। ठीक है ना, तो देखो बच्चों, पादप हार्मोन यानी जिन्हें हम फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो पौधों में वृद्धि, विकास और पर्यावरणीय उद्दीपनों के प्रति अनुक्रियाओं को नियंत्रित और समन्वित करते हैं। अब दो पादप हार्मोनों के नाम बताने हैं, तो वो हो जाएंगे, एक तो ऑक्सिन और अगला हो जाएगा जिब्रेलिन। तो देखो ऑक्सिन का क्या कार्य है, यह कोशिका दीर्घीकरण में मदद करता है, जैसे पौधे के तने और जड़ों की जो वृद्धि है को नियंत्रित करता है। पौधे के तने और जड़ों की वृद्धि को नियंत्रित करता है ऑक्सिन हार्मोन। और अगला है जिब्रेलिन, यह तने की लंबाई बढ़ाने और बीजों के अंकुरण में सहायता करता है। ठीक है ना, जिब्रेलिन किस में मदद करता है, तने की लंबाई बढ़ाने और बीजों के अंकुरण में सहायता करता है। इसके बाद बच्चों अपना अगला क्वेश्चन है, मानव में अग्र मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम और कार्य लिखना है। ठीक है ना, तो मानव के जो अग्र मस्तिष्क है उसके विभिन्न भाग कौन कौन से हैं, तो एक तो जाता है इसका प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। इसका काम क्या है, यह सोचना, तर्क करना, बुद्धिमत्ता, स्मृति और सीखने जैसे सभी ऐच्छिक क्रियाओं और मानसिक क्षमताओं के लिए जिम्मेदार है अपना सेरेब्रम।
अगला, और इसमें एक और पॉइंट लिख देना, यह स्पर्श यानी किसी चीज़ को छूना, गंध है, दृष्टि है, श्रवण है और आदि जो संवेदी सूचनाओं को भी संसाधित करता है। ठीक है ना। इसके बाद अपना अगला पॉइंट हो जाएगा, और कौन सा भाग है इसका, अगला भाग है थैलेमस। थैलेमस का क्या कार्य है? यह संवेदी और मोटर संकेतों के लिए रिले केंद्र के रूप में कार्य करता है, उन्हें प्रमस्तिष्क के उपयुक्त क्षेत्रों तक पहुंचाता है। इसके बाद अपना अगला पॉइंट है, इसका अगला भाग है कि हाइपोथैलेमस इसका एक और भाग हो जाएगा। यह शरीर के तापमान, भूख प्यास और भावनाओं को नियंत्रित करता है। यह अंतःस्रावी तंत्र के कार्यों को भी नियंत्रित करता है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है अपना, मेंडल के द्विसंकरण के नियम को समझाना है या मेंडल द्वारा प्रतिपादित पृथक्करण के नियम को समझाना है। तो इसको आप अच्छे से अपनी बुक वगैरह में देख लेना ये क्वेश्चन, और आप इनको अच्छे से कर लेना, लर्न करके जाना इन क्वेश्चंस को, कि आपको ये एग्ज़ाम में देखने को पक्का मिलेंगे वहाँ पर। ठीक है ना। और ये जैसे एक क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये नीला जो रंग है वो ये इसलिए दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण, यानी स्कैटरिंग के कारण नीला दिखाई देता है। ठीक है ना। जब जैसे प्रक्रिया क्या होती है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म कण जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन के अणु हैं, वो प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं। ठीक है ना। और तरंगदैर्घ्य, नीले रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होती है, इसलिए यह लाल रंग के प्रकाश की तुलना में बहुत अधिक प्रकीर्णित होता है, इसलिए नीला रंग हमें दिखाई देता है। और परिणाम यह है कि चूँकि हमारी जो आँखें हैं नीले प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील होती है और यह सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है, इसलिए आकाश हमें कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हमें वर्षा के बाद ही आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है? वर्षा के बाद ही क्यों दिखाई देता है? तो इसका परिणाम है कि प्रकाश के ये क्या किस वजह से दिखाई देता है कि इंद्रधनुष बनने के लिए पानी की बूंदों की आवश्यकता होती है जो प्रिज्म की तरह काम करती है। क्यों कि इंद्रधनुष बनता है उससे पहले हमें किसकी ज़रूरत होती है? वहाँ पर पानी की बूंदों की, और जो कि किसका काम करती है? प्रिज्म का काम करती है। और प्रक्रिया किस तरीके से होती है? वर्षा के बाद हवा में निलंबित पानी की छोटी छोटी बूंदें सूर्य के प्रकाश को अपवर्तित यानी रिफ्लेक्ट करके विक्षेपित और आंतरिक रूप से परावर्तित करती है, इसलिए हमें इंद्रधनुष दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? तो टिंडल प्रभाव के बारे में आप क्या बताओगे कि टिंडल प्रभाव वह परिघटना है जिसमें किसी कोलाइडी विलयन या निलंबन में मौजूद कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिससे प्रकाश का मार्ग दृश्यमान हो जाता है। ठीक है ना। और इसके उदाहरण अगर आप देना चाहो टिंडल प्रभाव के, तो दे देना कि एक अंधेरे कमरे में एक छोटे से छिद्र से आने वाले प्रकाश पुंज में धूल के कणों का चमकना। देखते हैं ना अपन, एक छोटा सा छिद्र होता है कमरे में और उससे जैसे रोशनी आती है तो उसमें धूल के कण चमकते हैं। ठीक है ना। एक होता है घने जंगल के वितान से छन करके आती हुई जो सूर्य की किरणों में छोटे छोटे जल का दिखाई देना, वो भी किसका उदाहरण है? टिंडल प्रभाव का। अब अपना अगला क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं? तो इनको आपको समझाना है। तो इसमें आप क्या करोगे, जो तारे टिमटिमाने का प्रतीत होने का प्रभाव है वो तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। और प्रक्रिया क्या होती है कि तारों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर विभिन्न घनत्व वाली वायु की परतों से होकर गुजरता है। यह परतें लगातार हिलती रहती हैं और बदलती रहती है। ठीक है ना। तो परिणाम यह रहता है कि वायुमंडल की बदलती अपवर्तनांक के कारण तारों से आने वाले प्रकाश की मात्रा जो हमारी आंखों तक पहुंचती है लगातार बदलती रहती है, और इससे तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, समझ गए ना बच्चों? तो अब प्यारे बच्चों, आपको यह क्लास कैसी लगी और आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, और अपने लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक कर दो और अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और भी बच्चों तक शेयर करो, ताकि सब तक ये क्लास पहुंच सके और उनकी आने वाली एग्ज़ाम में हेल्प हो सके।
तो आई होप सब बच्चों को अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, और भी आप अपना रिवीजन यूँ ही जारी रखिए। बस आपको यह वीडियो देख के जाना है ताकि आपकी अच्छे से मदद हो सके एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, थैंक यू।